हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इज कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। आप फ्लूइड मैकेनिक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। Then that branch of physics is called fluid mechanics. Fluid statics को आप कह सकते हैं क्या? It is the branch of fluid mechanics in which we study about the fluid at rest only. At rest only का मतलब क्या है कि जब fluid stationary होगा, हम उस टाइम पे उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी रिलेटेड फिनोमेना है, वो हम स्टडी करेंगे। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं जैसे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया एक फिनोमेना जिसको आप बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। उसका बिहेवियर कैसा होगा, फ्री सरफेस का प्रॉपर्टी होता है, ठीक। और एक और चीज कैपिलरी एक्शन, राइट। तो ये सब चीज़ें फ्लूइड स्टैटिक्स में आती हैं। एंड देन फ्लूइड डायनामिक्स, it is the branch of fluid mechanics in which we study about fluid during motion, ठीक है। जब फ्लूइड मोशन में होता है उस टाइम पर जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप स्टडी करेंगे क्या, खास का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम, वो सब चीज़ें हैं, स्पीड ऑफ आर्कफ्लक्स, राइट, वेंचुरीमीटर, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, राइट। तो ऐसा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जानेंगे फ्लूइड क्या होता है, राइट। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। फ्लूइड देखिए, सब्सटेंस के 3 स्टेट्स होते हैं। एक तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो उनमें से जो फ्लूइड की बात करें वो कौन है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये कहता है क्या, द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ये सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नोन एज सिंपली फ्लूइड। जो फ्लो कर सकता है, जो मूव कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, राइट। उसी को फ्लूइड बोलते हैं। तो इस बेस को आप देखेंगे तो क्या कि आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में से लिक्विड फ्लो करता है, गैसेस फ्लो करती हैं, इसीलिए दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं क्या? फ्लूइड बोलते हैं। तो लिक्विड एज वेल एज गैसेस को मिलाकर के क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। नॉर्मली हमें ऐसा सुनने में लगता है या फिर हम ऐसा समझते हैं क्या, फ्लूइड का मतलब क्या हो गया? लिक्विड हो गया। मतलब जो बेसिकली वाटर की बात करें तो वो फ्लूइड में आता है, तो वैसा नहीं है। जो भी फ्लो कर सकता है वो सब्सटेंस सारे क्या कहलाएंगे? फ्लूइड कहलाएंगे, राइट। सो liquid as well as gases combined are known as fluids, ठीक है। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो बात करेंगे, ज़्यादातर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस के बारे में जब बर्नौली की आएगी तो वहाँ पर थोड़ा बहुत, ठीक है। तो गैसेस के बारे में बात करेंगे कुछ एप्लीकेशन के तौर पर, वरना मैक्सिमम टाइम जो चीज़ है, जो डेटा है, जो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो सारा लिक्विड में लेकर है पूरा, ठीक है। लिक्विड की स्टडी हम करने वाले हैं, राइट। तो सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, ठीक। चलिए, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। एक फ्लूइड की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। उसमें ये भी हो जाएगा क्या कि हम एक्चुअल में चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखिए, डेंसिटी नंबर 1, डेंसिटी नंबर 2, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक
weight and cool specific gravity. Number 5, pressure compressibility surface tension capillarity, यहाँ तक दिख रहा है विस्कोसिटी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो फ्लूइड की हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ये कहने लग जाएगा क्या तो कहाँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक्स में क्या और डायनामिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो एक कॉमन प्रॉपर्टीज है। ठीक है, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। देखिए ये छोटा सा ही पार्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी आप कह सकते हैं थोड़ा सा कि आप वैसे बहुत सारी चीज़ें इनमें से पहले से जानते हैं, दोनों चीज़ें पहले से जानते हैं। हम डिस्कस करेंगे कुछ डेटा जैसे कि नीट में और जेईई में जो डेटा बार बार यूज होता है वो हम नोट कर लेंगे याद रखने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका मतलब समझेंगे और इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी में इसमें रिलेशन क्या होता है वो चीज़। एंड देन हम बात करेंगे वहाँ पर प्रेशर। ठीक है, तो इस चैप्टर का पूरा जो वेटेज है वो इस प्रेशर में लाई करता है। यहाँ पर हम प्रेशर भी स्टडी करेंगे, पास्कल लॉ, ठीक, पास्कल लॉ और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये मिला के मतलब बहुत जो बड़ा पार्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स का वो यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। एंड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, सरफेस टेंशन भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम स्टडी करेंगे। ये फ्री सरफेस, लिक्विड की फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो अपर सरफेस होता है लिक्विड का वो किस तरह से बिहेव करता है और उसकी जो इलास्टिक मैग्नेट की तरह जो प्रॉपर्टी है उसी को उनका बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं। कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें जिसके थ्रू वाटर जो है प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट का जो स्टेम होता है उसके अंदर मूव करता है फ्रॉम द बॉटम टू टॉप साइड में। ठीक है, तो अप टू डाउन टू अप मूव करता है और आगे से ग्रेविटी मूव करता है। तो वो किस वजह से कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी। एंड विस्कोसिटी एक और प्रॉपर्टी है जिसमें एक और पार्ट कवर होगा। ठीक है, ये सबको मिला के हम पूरे को फ्लूइड बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो बेसिकली ये तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर अपना बड़ा रोल प्ले करेगा। जहाँ पर बात करें कि पूरा जो बर्नौली थ्योरम है ये सब चीज़ें यहीं को हम पढ़ने वाले हैं सब चीज़ें, तो वो जो कि किसमें आती है, हाइड्रोडायनेमिक्स में आएंगे। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बर्नौली थ्योरम ये सब चीज़ें। ठीक है, तो जो बर्नौली है वो डायनेमिक्स में एंड पास्कल लॉ वो स्टैटिक्स में आता है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे ठीक से। ठीक है, तो सबसे पहले डेंसिटी से पहले थोड़ा सा फ्लूइड के बारे में। और फ्लूइड जो कि फ्लो कर सकता है ना, जो मूव कर सकता है आसानी से। ठीक है, उस तरह के सब्सटेंस को फ्लूइड बोलते हैं जिसमें गैसेस भी हो गए और लिक्विड भी हो गया। ठीक, और दूसरा और प्रॉपर्टी है वो हम जानते हैं क्या कि फ्लूइड मतलब जिसका कोई शेप और साइज, डिफाइंड शेप और साइज नहीं होता है। जिस कंटेनर में उसको प्लेस किया जाता है उसी कंटेनर का वो शेप और साइज गेन कर लेता है। ठीक है, जैसे गैसेस की बात करें तो कोई डिफाइंड शेप और साइज, ना ही लिक्विड का कोई शेप और साइज ऐसा होता। ठीक है, हाँ, लेकिन एक और चीज़ लिक्विड और गैसेस में एक और मेजर डिफरेंस है वो ये है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डिफाइंड होता है, वो पर्टिकुलर होता है। ठीक है, आप किसी भी कंटेनर में उसको प्लेस करो तो उसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वही रहेगा। लेकिन गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि शेप और साइज दोनों का ही डिफाइंड नहीं होता है, उसी तरह से
गैसेस का वॉल्यूम डिफाइन नहीं होता। आप जिस कंटेनर में गैस को प्लेस करेंगे उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है दैट टाइम वो वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाएगा, राइट। द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए हम बात करते हैं अब डेंसिटी की। डेंसिटी सिंपली इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम, ठीक है। ठीक, तो ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, असाइनमेंट में दिया मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाती है, राइट। अब देखिए चल मैं कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, एंड इज होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, इस बात पर डिपेंड करेगा हम उसका डेंसिटी किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो हम दोनों को इसमें तो लिख के चलते हैं। पहली बात करते हैं कि एवरेज डेंसिटी मतलब एवरेज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। सो सिंपली उसको एवरेज डेंसिटी ना बोलकर डेंसिटी भी बोलते हैं, उसका मतलब अपने आप में ही एवरेज डेंसिटी होता है, ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम, या हम पर्टिकुलर कितने बड़े मास की बात कर रहे हैं, ये डेल्टा m, और फिर वो कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो डेल्टा v, दिस इज डेल्टा m अपॉन डेल्टा v, ठीक है। ये हो गया डेंसिटी और दैट इज एवरेज डेंसिटी, राइट। लेकिन मैं ये जो सिस्टम है दैट वन इज नॉट यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस केस में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम में डिफरेंट वैल्यू ऑफ मास प्रेजेंट होगा, तो उस टाइम पे फिर अलग अलग डेंसिटी हो जाएगा। तो फिर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंटल पार्ट की बात करेंगे तो इसको किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि फिर वो हर एक पार्ट के लिए हमें अलग से लिखना होगा, ठीक है। सो देखिए rho is equal to limit, this is delta m by delta b, और यहाँ पर लिमिट जो है यूज किया कुछ ऐसा है, लिमिट डेल्टा b टेंड्स टू 0, मतलब हमें एक स्मॉल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, स्मॉल वॉल्यूम पर्टिकुलर वॉल्यूम है, इसका कितना तो वॉल्यूम, ठीक है, इसके अंदर जो भी मास है उन दोनों का रेशियो है, ठीक है। इसी चीज को मैथमेटिक्स में कहा जाता है dm अपॉन dv, राइट। तो ये dm मास करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम टू dv, राइट, ऐसा है। सो दिस इज द, अब जैसे तो ये जो टर्म है इंस्टेंटेनियस के लिए यूज की जाती है, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो एक यहाँ पर जो मतलब निकलता है वो ये है कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो आप एलिमेंटल पार्ट के लिए डेंसिटी लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, रो इज इक्वल टू dm by dv, राइट, ठीक है, ये डेंसिटी, ठीक है। फिर से रिलेटेड टर्म्स SI यूनिट क्या होगा इसका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। CGS यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको बोलते हैं GCC, ग्राम क्यूब सेंटीमीटर, ठीक, अच्छा।
छोटा छोटा डेटा है, इसको हम बस नोट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं ध्यान से, जब भी जरूरत पड़ेगी पूछ लेंगे, राइट। ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब इन सब के बीच में जो खास चीज़ है वो है अब कि कुछ सब्सटेंस जो बार बार यूज होते हैं, जैसे कि वाटर या यूनिवर्सल सब्सटेंस, उसका जो डेंसिटी बार बार यूज होता है, तो वो हम डेटा नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ ऐसा यूनिट के फॉर्म में, ठीक है। देखिए क्या है, ये है सब्सटेंस, ठीक है, और यहाँ पर है डेंसिटी, ऐसा मीटर, ठीक, ऐसा। और जरूरत पड़ी हमें सीजीएस की वही लिख देंगे, ठीक। सबसे पहले नंबर वाटर, ठीक है, इसको लोड वाटर बोलते हैं, दिस इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, राइट। सी वाटर, समुद्र का पानी भारी होता है ना, थोड़ा हैवी, इसीलिए उसका जो डेंसिटी है वो हायर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ को सकते हैं 1.03 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। नंबर 3, ठीक है, मर्क्यूरी बार बार बहुत यूज होता है, ठीक है, 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक। नंबर 4, आइस, आइस का 0.92, कई जगह 0.9 ही लिखते हैं, ठीक है। तो वो वैसे डेटा न्यूनतम होता है ऐसे केसेस में, क्या आपको यूज करना है, लेकिन अपनी मर्जी से यूज करना चाहिए। 0.9 × 10⁻³ kg मीटर क्यूब। देखिए ये वाटर से थोड़ा कम है, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है इसका 1, यहाँ पर कितना है 0.92, मतलब लेस देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइस जो है लेस डेंस होती है एज कम्पेयर टू वाटर, इसीलिए वो प्लॉट करती है ना। चलो नेक्स्ट वन इज और यूजुअल, हाँ जी, और चीज होती है एयर, आपको डेटा मानना चाहिए, बहुत कम होता है, कई बार पता नहीं चलता है। तो 1.29 kg पर मीटर क्यूब, राइट। चलिए और लिख लेते हैं, तो ज़्यादा यूज नहीं होता लेकिन फिर भी, दिस इज सिल्वर, दिस इज 10.2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, राइट, ऐसा है। तो ये वो डेटा है जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जहाँ पर हम यहाँ बात करेंगे तो इसको और कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि एक तो ये रहा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, मतलब चलिए मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर दूँ, इसको और यूनिट भी रिलेट रहेगी। तो ये है क्या कि 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का मतलब ये, या 1 ग्राम सेंटीमीटर को लिखने का तरीका बात यही है, एक ही यूनिट दोनों, और इसको लिख सकते हैं हम क्या
kg per liter, ठीक है। 1 लीटर वॉल्यूम और उसका नाम कितना, का मतलब एक ही, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं सबसे हैवीएस्ट कौन है, मर्क्यूरी 13.6 × 10³ kg। तो ये डेटा ऐसा भी आपको कभी कभी यूज करना होगा, तो इसीलिए आप एक साथ मैंने लिख दिया है पूरा जो आपको लर्न करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डेंसिटीज को ध्यान रखें और जब जरूरत पड़े तब यूज कर लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी, relative density, relative density is the ratio of density of a substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। जो हमने वाटर की डेंसिटी लिखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो कब लिखी है, वो लिखी है एट 4 डिग्री सेल्सियस के लिए लिखी है, ठीक है। तो it is the ratio of substance, sorry, ratio of density of a substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम हमेशा वाटर की डेंसिटी किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करें तो वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो रिलेटिवली मतलब बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपना किसको यूज किया है, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस की यूज किया है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो भी डेंसिटी होगी उसके साथ हम बाकी सब की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, ये आप उस फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं। तो हमें कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस गिवन नहीं होता, हमें डेंसिटी दैट इज रिलेटिव डेंसिटी गिवन होता है, तो हम उसकी हेल्प से फिर डेंसिटी लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है, it is the ratio of density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो मैं और इसको फॉर्मूला लिखना है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये हुआ। अब देखिए हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या होगा कि जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg मर्क्यूरी की लिए बात करें, सो दिस इज द 13.6 × 10³ kg per meter cube। एट द सेम टाइम वाटर की डेंसिटी क्या होता है, 10³ kg per meter cube। This cancels this is equal to 13.6, ठीक है। तो ये 13.6, this is the number, actually आपको ऐसा नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, it is the unitless and dimensionless quantity। It is unitless and dimensionless quantity। मैं डेंसिटी के टाइम पे आपको जब मैं
यूनिट लिखा रहता है, ऐसा यूनिट, CGS यूनिट एंड देन डायमेंशनल फार्मूला, उसके साथ मुझे एक और चीज़ नोट कराने की वो थी स्केलर क्वांटिटी। तो डेंसिटी जो है स्केलर क्वांटिटी भी होती है, ठीक है। चलिए मुझे यहाँ जो रिलेट करना था क्या कि एक सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। सो दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। देखिए दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एस। इसी तरह से मैं डेटा का लिख सकता हूँ। यदि आपको डेंसिटी मालूम तो रिलेटिव लिख सकते हैं और रिलेटिव मालूम है तो डेंसिटी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने अभी लिखा Hg कितना है 13.6, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ Ic तो कितना होगा, तो 0.92, ठीक है। एंड मैं यदि बात करूँ इसकी सिल्वर की तो कितना होगा, तो 10.2, ठीक है। आप इसी में सब लिख सकते हैं, राइट। तो ये है रिलेटिव डेंसिटी। इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। एक रेशियो होता है, ठीक है, एक नंबर देखने को मिलेगा। यदि आपको ये पता है तो वाटर डेंसिटी का मल्टीप्लाई करो, आपको डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस मतलब सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मुझे ये पता है रिलेटिव डेंसिटी, तो 10.2 into 10⁻³ ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, राइट। इस तरह से चलिए तो की बात हुई यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। हम इसी में आपको छोटे लेवल का जैसे कि जेईई वगैरह कुछ पूछ जाए या कभी जरूरत पड़े तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर देखिए तो इसको मतलब ये हुआ कि मोर देन वन सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। सो यदि दो सब्सटेंस आपको गिवन है तो दो से ज़्यादा होगा तो वैसे रूल फॉलो करना पड़ेगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दो सब्सटेंस आपको गिवन है और दोनों का डेंसिटी गिवन है आपको, तो टोटल यदि दोनों को मिक्स करिए जाए तो किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर में मिक्स कर दिया तो उस मिक्सर की डेंसिटी क्या होगी वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ शर्तें हो सकती हैं, ठीक है। तो चाहे इसको मतलब एक डेरिवेशन समझो, चाहे इसको आप ऐसे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे डेरिवेशन क्लास नोट्स के फॉर्म में लिखा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए क्या है, डेंसिटी ऑफ मिक्सर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल पहली बात तो कि डेंसिटी क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सिंपली डेंसिटी बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एवरेज डेंसिटी, ठीक है। तो टोटल मास अपॉन डिफरेंट सब्सटेंस हैं, उनके डिफरेंट मासेस हैं, डिफरेंट वॉल्यूम है, ठीक है। और तो डिफरेंट डेंसिटी होंगी, इसीलिए हमने टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम लिख दिया, राइट। सो दैट देयर आर टू सब्सटेंसेस। तो हमने पहले इन जनरल लिखा क्या कि देयर आर टू सब्सटेंसेस ऑफ two substances of density ρ1 and ρ2, ठीक है। मास M1 and M2, then मिक्सर की डेंसिटी क्या होगी, तो देखिए रो मिक्सर इज इक्वल टू क्या है, M1 प्लस M2 अपॉन दिस इज B1 प्लस B2,
तो ये 1 का वॉल्यूम, ये 2 का वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम आपको गिवन नहीं है, मास और डेंसिटी गिवन है, इसीलिए इस चीज को आप किसके फॉर्म में लिखेंगे, वॉल्यूम को डेंसिटी एंड मास के फॉर्म, ठीक है। तो हम जानते हैं रो इज इक्वल टू m अपॉन v, तो v इज इक्वल टू m अपॉन रो। So this is simply rho mixture is equal to m1 plus m2 upon this is m by rho। तो again 1 की ये बात करें तो जब वो लिखेगा तो v1 is equal to m1 upon rho। So this is m1 upon rho1 plus similarly 2 के लिए लिखेंगे तो m2 upon rho2, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, आप इस फॉर्मूले से कभी भी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा किसी भी केस के लिए, ठीक। रूल से क्या होगा ऐसा होगा, ठीक है। आपको वॉल्यूम पता है तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ जाके यहाँ चले जाइए, वॉल्यूम v1 v2 वैल्यू प्लेस कर डायरेक्ट, ठीक है। और भी अच्छा है और इजी है, ठीक। चलिए यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं, ये कवर हो गया कंप्लीट, ठीक। केस नंबर 1 में हम बात करें क्या, इफ कंडीशन अप्लाइड, इफ टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन इक्वल मासेस, दोनों का यदि मास सेम है और तब हमने मिक्स किया, या इफ टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम, उन दोनों का वॉल्यूम तो सेम है लेकिन डेंसिटी डिफरेंट, उन दोनों का मास तो सेम है लेकिन डेंसिटी डिफरेंट है, राइट। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, if चलिए if two substances are mixed in equal volume, ठीक है। जिन दोनों को हमने मिक्स किया है उनका वॉल्यूम क्या कंसिडर किया है, एज्यूम किया है इक्वल वॉल्यूम, राइट। इक्वल वॉल्यूम एज्यूम किया है, तो देखिए क्या है,